नमस्कार, मैं आई.के. त्रिपाठी एक बार फिर उपस्थित हूँ राजनीति विज्ञान की प्रश्न श्रृंखला नंबर 10 को लेकर। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, ये प्रश्न श्रृंखला हमारी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को ध्यान में रख के संचालित की जा रही है और इस पे हम हर वीडियो में 15-15 प्रश्न करते हैं। आज हमें अरस्तु भाग 5 के अंतर्गत 15 प्रश्न हल करने और अरस्तु पर हमने 4 भागों में अभी तक कुल 60 प्रश्न कराए हैं और आज 5वें भाग में 15 प्रश्न और करा देंगे तो कुल 75 प्रश्न हो जाएंगे। इस तरह से अरस्तु पर आज का ये 5वां भाग अंतिम भाग होगा अरस्तु का, और अगले वीडियो में हम फिर एक नए थिंकर पर 15 क्वेश्चन लेकर आपसे मिलेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो हम देख लेते हैं इस पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। यह प्रश्न वास्तव में पीजीटी 2003 का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली पीजीटी की परीक्षा 2003 का प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है? किस विचारक के अनुसार समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है? अर्थात समानता प्रकृति में नहीं है और समानता की जरूरत समाज को नहीं है। कौन ऐसा कहता है? यह विकल्प 4 दिए गए हैं। ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अरस्तु, क्योंकि अरस्तु कहता था, क्या कहता था अरस्तु? पहली बात वह कहता था कि असमानता प्रकृति में है। वह कहता था असमानता प्रकृति में ही, असमानता प्रकृति में ही है, यह अरस्तु कहता था। वह कहता था कि प्रकृति में आत्मा और शरीर के जो संबंध है वो स्वामी और दास की तरह, आत्मा स्वामी की तरह है और शरीर उसके दास की तरह है। और दूसरी बात वह कहता था कि असमानता का लाभ पूरे समाज को मिलता है, पूरे समाज को प्राप्त होता है। समाज में किसे प्राप्त होता है? दोनों वर्गों को, स्वामी को भी प्राप्त होता है और दास को भी प्राप्त होता है। स्वामी को भी प्राप्त होता है और दास को भी प्राप्त होता है, ऐसा अरस्तु ने कहा। उसने कहा कि समानता प्रकृति में नहीं होती, असमानता होती है प्रकृति में, अर्थात समानता की बात करना अप्राकृतिक है। यह बात उसने कही। दूसरी बात उसने क्या कहा कि समानता अवांछनीय है। अवांछनीय कैसे है? क्योंकि असमानता से समाज को लाभ मिलता है। क्या प्राप्त होता है? असमानता से समाज को लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। असमानता से पूरे समाज को वास्तव में लाभ प्राप्त होता है, यह अरस्तु कहता है। समाज को लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो जब असमानता से पूरे समाज को लाभ प्राप्त होता है तो समानता की बात करना तो निश्चित रूप से अवांछनीय है, यह अरस्तु कहता था। और उसका लाभ स्वामी और दास दोनों को कैसे मिलता है? दास स्वामी के पास रहता है तो स्वामी को बौद्धिक कार्य करने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि कृषि कार्य दास करता है, और दास को लाभ क्या मिल जाता है कि वह उसकी नैतिकता का विकास हो जाता है। हमने पिछले वीडियो में कई प्रश्नों को हल कराते हुए इसे और भी विस्तार से समझाया है। आप उन वीडियो में इसकी और विस्तृत व्याख्या देख सकते हैं। तो यह कथन जो आपसे पूछा गया है, किस विचारक ने कहा है कि समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय धारणा है, वह है अरस्तु का कथन। अर्थात प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है विकल्प सी अरस्तु। अब इसके बाद हम फिर देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न भी पीजीटी 2003 में ही पूछा गया है। पीजीटी 2003 में पूछा। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है?
सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया? सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? और विकल्प 4 दिए गए हैं। ए अरस्तु, विकल्प बी प्लेटो, विकल्प सी मॉन्टेस्क्यू और विकल्प डी मैकियावेली। तो मैकियावेली ने तो राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थों में किया था। मैकियावेली ने आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। और मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया था? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। और मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थ, राज्य शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने आधुनिक अर्थ सबसे पहली बार। प्लेटो ने राज्य का वर्गीकरण तो किया, लेकिन व्यवस्थित वर्गीकरण जो किया वह अरस्तु ने किया। राज्य का पहली बार व्यवस्थित वर्गीकरण अरस्तु ने किया। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि राज्य वास्तव में 6 प्रकार के, और किस तरह से 6 प्रकार के हैं, कितने व्यक्ति शासन कर रहे हैं और शासन का स्वरूप कैसा है, अर्थात वहां पर शासन जनता के हित में हो रहा है या शासक अपने हितों में कार्य कर। इस आधार पर उन्होंने राज्यों का या सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जनता के हित में कार्य कर रही है तो वह सरकार कैसी होगी? राजतंत्र और कुलीन तंत्र और मध्यवर्ग तंत्र। मध्यवर्ग तंत्र। राजतंत्र कैसा होगा? एक व्यक्ति का शासन होगा, एक व्यक्ति का शासन। और कुलीन तंत्र कुछ व्यक्तियों का शासन। और मध्यवर्ग तंत्र क्या होगा? बहुसंख्यक जनता का शासन। लेकिन यह सरकार के तीनों रूप जो होंगे वे क्या होंगे? जनता के हित में कार्य, जनता के हित में कार्य। भले ही राजतंत्र हो या कुलीन तंत्र हो या मध्यवर्ग तंत्र, तीनों में जनता के हित में कार्य होगा। और अगर जनता के हित में कार्य नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो जो 3 प्रकार की सरकारें रहेंगी, 3 प्रकार की शासन व्यवस्था रहेगी, वो क्या होगी? जब एक व्यक्ति का शासन होगा तो कैसी रहेगी? इसको कहा उन्होंने निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र। और जब कुछ व्यक्तियों का शासन रहेगा तो इसे उन्होंने कहा अल्पतंत्र। और जब बहुसंख्यक जनता का शासन होगा लेकिन शासन जनता के हित में ना होकर बल्कि शासकों के हितों में होगा तो इसे उन्होंने कहा लोकतंत्र। यह शासन कैसा होता है? शासक के हित में, शासक के हित में होता है। जनता के हितों में कार्य नहीं किया जाता, शासक के हित में होता है। और शासक के हित में जब कार्य होता है उसमें एक व्यक्ति का शासन होगा तो निरंकुश तंत्र, और कुछ व्यक्तियों का शासन होगा तो अल्पतंत्र, और बहुसंख्यक जनता का शासन होगा तो लोकतंत्र। इस तरह से अरस्तु ने सरकार का या शासन व्यवस्था का वर्गीकरण कुल 6 भागों में किया है। 6 भाग कौन से हैं? जब एक व्यक्ति का शासन है और शासन जनता के हित में है तो राजतंत्र, और एक व्यक्ति का ही शासन है लेकिन शासन शासकों के हित में है, जनता के हित में नहीं है तो निरंकुश। जब कुछ व्यक्तियों का शासन हो गया और यह शासन जनता के हित में कार्य कर रहा है तो कुलीन तंत्र, लेकिन जब यह कुछ व्यक्तियों का शासन जनता के हित में कार्य न करके शासकों के हित में, उनके स्वार्थों की पूर्ति में लगा है, ये अल्पतंत्र। और फिर अरस्तु ने कहा कि जब बहुसंख्यक जनता का शासन होता है और वह शासन जनता के हित में ही है तो वह मध्यवर्ग तंत्र या पॉलिटी, इसको उन्होंने पॉलिटी कहा।
इसे उन्होंने कहा यह सर्वश्रेष्ठ शासन। और लेकिन बहुसंख्यक जनता का शासन तो होने के बाद भी शासक अपने स्वार्थों की पूर्ति कर ले रहा है, जनता के हितों को अनदेखा कर रहा है, तो उसे उन्होंने लोकतंत्र कहा। तो प्रश्न जो आपसे पूछा गया था पीजीटी 2003 में, इस प्रश्न में क्या पूछा था? सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण अरस्तू ने किया था। तो अब हम देखते हैं फिर आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तो ये प्रश्न नंबर 3 भी पीजीटी 2004 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा विचारक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक माना जाता है? कौन सा विचारक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक माना जाता है? और विकल्प क्या है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी एक्विनाज और डी सिसरो। पिछला वीडियो जो हमारा है अरस्तु भाग 4, अरस्तु भाग 4 के क्वेश्चन नंबर 7 की व्याख्या को आप इस प्रश्न को हल करते हुए जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने इसी तरह का एक मिलता जुलता प्रश्न बनाया है और उसकी व्याख्या हमने काफी विस्तार से। तो पहले हम देख लें संविधानवाद का जनक किसे माना जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है और आपकी इस पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। तो वास्तव में क्या है संविधानवाद, और संविधानवाद क्या है ये जानना है तो संविधान क्या है यह भी जान लें। संविधान और संविधानवाद, संविधान क्या होता है? नियमों कानूनों का संग्रह, नियमों कानूनों का संग्रह जिससे किसी देश की जनता शासित होती है। हम यहाँ संक्षेप में केवल इतना लिख रहे हैं, नियमों कानूनों का संग्रह, ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की जनता शासित होती है, ऐसा संग्रह कहलाता है संविधान। ये लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। लेकिन इस संविधान में जो मूल्य हैं, इस संविधान के जो मूल्य हैं, इन मूल्यों को पूरी तरह से लागू करना संविधानवाद है। क्या है? संविधान के मूल्य, संविधान के मूल्यों को लागू करना या क्रियान्वित करना संविधानवाद। अर्थात क्या हो सकता है कि संविधान के अनुसार शासन चलाना, विधि के अनुसार शासन चलाना संविधानवाद। और अरस्तु यही बात कहता है। अरस्तु विधि के शासन का बहुत बड़ा समर्थक है, इसीलिए उसे संविधानवाद का जनक कहा जाता है। अरस्तु को संविधानवाद का जनक कहा जाता है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी अरस्तु, क्योंकि अरस्तु विधि के शासन में विश्वास करता है, इसीलिए उसे संविधानवाद का जनक कहा जाता है। और संविधानवाद वास्तव में क्या है? विधि का शासन, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो इस तरह से हमने क्या समझा, संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है, और अरस्तु को संविधानवाद का जनक क्यों माना जाता है? क्योंकि वह विधि के शासन में विश्वास करता है। लेकिन आपसे परीक्षा में केवल इतना पूछा गया है कि संविधानवाद का जनक कौन है, वह है, इसका सही आंसर विकल्प बी अरस्तु। और इस प्रश्न को हल करने के साथ आप अरस्तु भाग 4 का जो हमने वीडियो जारी किया है उसका क्वेश्चन नंबर 7 की व्याख्या एक बार अवश्य देख लें। तो इस तरह के प्रश्नों पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर परीक्षाओं में आपके जो इससे मिलते जुलते भी अगर प्रश्न बन गए तो उनको भी बहुत आप आसानी से कर सकेंगे। फिर हम देखते हैं आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तो आइए देख लें चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट, कथन सेकंड। कथन फर्स्ट में क्या लिखा गया है? अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। और कथन 2 में क्या लिखा गया है? अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। और 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए क्या है? केवल कथन फर्स्ट सत्य है। विकल्प बी केवल कथन सेकंड सत्य है।
विकल्प सी कथन फर्स्ट एवं सेकंड दोनों सत्य है और विकल्प डी दोनों कथन असत्य है। तो हम इन कथनों का परीक्षण कर लें। क्या पूछा गया है? कथन फर्स्ट में अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी, यह सत्य है। अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि वह कहता है कि संपूर्ण को जानने के बाद ही हम उसके अंगों को जान सकते हैं, और संपूर्ण क्या है? राज्य है, और उसके अंग मनुष्य हैं। तो जब संपूर्ण को अर्थात राज्य को जान लेंगे तब उसके अंग के रूप में मनुष्य को जान सकते हैं, अर्थात राज्य व्यक्ति से पहले। और कथन दो क्या है? अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। वह कहता है कि राज्य का वास्तव में विकास हुआ है, और विकास कैसे हुआ है और क्यों हुआ है? क्योंकि मनुष्य आत्मनिर्भर नहीं है, और आत्मनिर्भर नहीं है इसलिए उसने कई समुदाय बनाए, जिनमें से एक समुदाय कौन था? परिवार, जो कि नैसर्गिक समुदाय था। नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक, अर्थात प्राकृतिक। क्योंकि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रकृति है, वह समूह या समुदाय में रहने की है। तो उसकी इस मूल उसकी मूल प्रकृति या उसकी मूल प्रवृत्ति से ही परिवार नामक समुदाय अस्तित्व में आया। इसलिए यह परिवार भी प्राकृतिक संस्था है, प्राकृतिक समुदाय है। और परिवार में मनुष्य के जीवन की आवश्यकताएं कुछ पूरी हुई, सभी नहीं पूरी हो पाई। इस कारण परिवार ग्राम में बदल गया, और ग्रामों में भी मनुष्य की सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाई। इसलिए ग्राम वास्तव में राज्य में विकसित हो गए, विकास कर गए, अर्थात राज्य में बदल गए। तो उसने कहा कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जो है समुदाय में रहने की है, और उसके कारण परिवार जो बना वह भी प्राकृतिक समुदाय है, और इस परिवार से ग्राम बना, ग्राम भी प्राकृतिक समुदाय है। तो इस कारण इन प्राकृतिक समुदायों से विकसित होने वाला राज्य भी निश्चित रूप से प्राकृतिक या नैसर्गिक समुदाय होगा। उसने कहा कि यह वास्तव में नैसर्गिक समुदाय या नैसर्गिक संस्था है। क्यों नैसर्गिक संस्था है? क्योंकि परिवार और ग्राम जैसी नैसर्गिक संस्थाओं से इसका विकास हुआ है। तो इस तरह से कथन दो भी सत्य है, अर्थात इसमें सही विकल्प क्या होगा? कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। इस तरह प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर, सही विकल्प है विकल्प सी, कथन फर्स्ट एवं सेकंड दोनों सत्य हैं। अब इसके बाद देख लें हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। इस 5वें प्रश्न में क्या है देखने से हम, एक कथन दिया गया है और पूछा गया है कि यह किसने कहा है। कथन क्या है? निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। अपराध और क्रांति की जननी क्या है? निर्धनता। प्रश्न क्या पूछा गया? निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, यह किसने कहा है? और विकल्प आपको 4 दिए गए हैं, ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी बोंदा और डी मैकियावेली। यह प्रश्न वास्तव में पीजीटी 2004 की परीक्षा में आया था, और यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु कहता था कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी होती है। असमानता की भावना के कारण ही क्रांति होती है। उसने क्रांति के कई कारण बताए, जिसमें उसने एक बात कहा कि निर्धनता और असमानता की भावना भी क्रांति का कारण बनती है, और निर्धनता की वजह से ही अपराध और क्रांति होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विकल्प बी, अरस्तु। अब इसके बाद हम देखें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। तो ये 6वां प्रश्न पूछा गया था पीजीटी 2013 की एग्जाम में। इसमें क्या पूछा गया है? अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया? और 4 विकल्प दिए हैं। ए, निर्मित और पारंपरिक रचना के आधार पर। विकल्प बी, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। विकल्प सी, धार्मिक प्रभाव के आधार पर। और विकल्प डी, आर्थिक प्रभुत्व के आधार। तो वास्तव में अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किया था वह शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार। इसके आधार पर उसने राज्य और संविधानों को कुल 6 भागों में बांटा था, और उसका वर्गीकरण कैसा था इसको एक चार्ट से हम समझ लें। आधार क्या था उसका? पहला आधार था उसका एक शासकों की संख्या, शासकों
शासकों की संख्या, कितनी संख्या है शासकों की, यह पहला आधार बनता है। शासकों की संख्या कितनी है, कितने लोग शासन कर रहे हैं, ये आधार। और दूसरा क्या है, शासन की गुणवत्ता कैसी है, शासन की गुणवत्ता कैसी है, शासन की गुणवत्ता कैसी है, अर्थात इसको उसने दो भागों में बांट दिया। शासन की गुणवत्ता कैसी है, इसे उसने दो भागों में बांट दिया। पहला भाग, शासन किसके हित में किया जा रहा है, शासन जनता के हित में, जनता के हित में, अर्थात गुणवत्ता युक्त शासन है। और इसे उसने क्या कहा था, इसे कहा था शुद्ध संविधान, इसे कहा था शुद्ध संविधान, शुद्ध संविधान। यहां हम लिख दे रहे हैं शुद्ध संविधान। और अगर शासन जनता के हित में नहीं बल्कि शासकों के हित में हो रहा है, शासन जनता के हित में नहीं बल्कि शासन शासकों की स्वार्थ पूर्ति के लिए, शासकों की स्वार्थ पूर्ति के लिए, शासकों की स्वार्थ पूर्ति के लिए, इसे उसने क्या कहा, विकृत संविधान, इसे उसने कहा विकृत संविधान। वह कहता है कि जब शासन जनता के हित में ना होकर शासकों की स्वार्थ पूर्ति के लिए होता है तो इसको उसने कहा विकृत। अब वह क्या कहता है, अगर शासकों की संख्या एक है, एक व्यक्ति शासन कर रहा है, कोई एक व्यक्ति शासन कर रहा है और जनता के हित में शासन है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा राजतंत्र। और एक व्यक्ति ही शासन कर रहा है लेकिन शासन शासकों की स्वार्थ पूर्ति के लिए है, तो ये कहलाएगा निरंकुश तंत्र, निरंकुश। और दूसरा वर्गीकरण उसने क्या किया, दूसरा वर्गीकरण किया, अगर एक व्यक्ति शासन नहीं कर रहा है बल्कि कुछ व्यक्तियों का शासन है, कुछ व्यक्तियों का शासन है, और ऐसा शासन वास्तव में जनता के हित में है, तो उसे उसने कहा कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र। लेकिन कुछ व्यक्तियों का ही शासन अगर शासकों की स्वार्थ पूर्ति के लिए है, तो इसे उसने क्या कहा, अल्पतंत्र। के बाद उसने शासन का एक स्वरूप और बताया, शासकों की संख्या के आधार। वह स्वरूप क्या था, जहां पर बहुसंख्यक जनता शासन कर रही है, बहुसंख्यक जनता का शासन, अर्थात बहुमत का शासन। और यह शासन बहुमत का अगर जनता के हित में कार्य कर रहा है तो उसको उसने क्या नाम दिया, मध्य वर्ग तंत्र, मध्य वर्ग तंत्र या पॉलिटी, पॉलिटी इसी को कहता है, पॉलिटी, पॉलिटी, मध्य वर्ग तंत्र। अगर बहुसंख्यक जनता का शासन जनता के हित में है तो यह शुद्ध संविधान का उदाहरण है और यह मध्य वर्ग तंत्र या पॉलिटी कहलाता है। लेकिन अगर बहुसंख्यक जनता का शासन शासकों की स्वार्थ पूर्ति में लगा है तो इसे उसने कहा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो इस तरह से आपसे जो प्रश्न पूछा गया था पीजीटी 2013 की परीक्षा में, उसमें क्या पूछा गया, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया, दो प्रकार से किया। पहला, शासकों की संख्या के आधार पर वह वर्गीकरण कर रहा है कि एक व्यक्ति का शासन है या कुछ व्यक्तियों का शासन है या बहुसंख्यक जनता का शासन है, तो वर्गीकरण का एक आधार था उसका शासकों की संख्या। और दूसरा, शासन की गुणवत्ता, शासन जनता के हित में है कि जनता के हित में नहीं है। इन दो आधारों पर उसने वर्गीकरण किया था, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। अब इसके बाद हम देखें आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। ये प्रश्न नंबर 7 भी पीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है, प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार दासता, और 4 विकल्प दिए गए हैं। ये क्या है, दैवी दंड का एक रूप है किंतु हानिकारक है,
अर्थात आपसे पूछा जा रहा है कि अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है, लेकिन प्रश्न में केवल इतना लिख दिया गया अरस्तु के अनुसार दास्ता, फिर आपसे 4 विकल्प दे दिए गए। और विकल्प ए में क्या लिखा गया, दैवीय दंड का एक रूप है किंतु हानिकारक। विकल्प बी में क्या है, अप्राकृतिक एवं अस्थायी। विकल्प सी, प्राकृतिक दैवीय किंतु निंदनीय है। और विकल्प डी, प्राकृतिक और लाभप्रद है। अरस्तु कहता है कि दास्ता प्राकृतिक है, दास्ता प्रकृति में पाई जाती है और संपूर्ण समाज के लिए लाभदायक है, स्वामी के लिए लाभदायक है, दासों के लिए लाभदायक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, डी। अरस्तु के अनुसार दास्ता प्राकृतिक और लाभप्रद है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है विकल्प डी। और अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। तो इस 8वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, और यह प्रश्न भी पीजीटी 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर, और 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए क्या है, केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे। और विकल्प बी क्या है, भारतीय मूल के लोग PIOs, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारत के नागरिक माने जाएंगे। और विकल्प सी क्या है, सभी अनिवासी भारतीय NRI भारत के नागरिक बनेंगे। और विकल्प डी है, उपर्युक्त में से कोई। तो इस प्रश्न को हम आसानी से तब हल कर सकते हैं जब हमें यह जानकारी हो कि अरस्तु किसे नागरिक मानता है। पिछले वीडियोस में हमने कई प्रश्नों की व्याख्या करते हुए बताया आपको कि अरस्तु कहता है कि वे लोग नागरिक होंगे जो शासन कार्य में या विधायी कार्य में या न्यायिक कार्य में भाग लें, चाहे वह लगातार भाग ले रहे हो या उन्होंने कुछ समय के लिए भाग लिया हो, लेकिन वही लोग नागरिक होंगे जो शासन, विधायी या न्यायिक कार्य में भाग लें। तो अगर अरस्तु की नागरिकता की यह अवधारणा भारत में लागू कर दी जाए तो क्या होगा, केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे, जो लोग शासन के पदों पर बैठे हैं या जो लोग विधायिका के सदस्य हैं या जो लोग न्यायपालिका में न्यायाधीश हैं, केवल उन्हीं को नागरिक माना जाएगा। तो अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा से क्या होगा, विकल्प ए सही होगा, केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो अब आपका जो ये प्रश्न 2013 की पीजीटी परीक्षा में पूछा गया था, आपने अरस्तु भाग 5 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि इसका सही उत्तर है विकल्प ए। और अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, आज का प्रश्न नंबर 9। तो आइए देखते हैं हम इस 9वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। और यह प्रश्न भी पीजीटी 2013 का प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व कैसा अस्तित्व है, इस पर 4 विकल्प आपको दे दिए गए हैं। विकल्प ए क्या है, दैवी इच्छा का परिणाम है। विकल्प बी, बल और भय का परिणाम है। विकल्प सी, केवल राजनीतिक और धार्मिक संयोग है। विकल्प डी, विकास का परिणाम। तो आपसे पूछा गया है कि अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व किस तरह से आया, दैवी इच्छा के फलस्वरूप आया कि बल और भय के कारण आया कि राजनीतिक धार्मिक संयोग हुआ या विकास का परिणाम है राज्य का अस्तित्व। तो वास्तव में अरस्तु ने क्या कहा है कि राज्य विकास का परिणाम है। और यह विकास कैसे करता है, परिवार से करता है। वह कहता है कि परिवार पहला समुदाय है और परिवार में मनुष्य की सब आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, कुछ ही आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो परिवार विकसित हो जाता है ग्राम में। और फिर ग्राम में मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताएं तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, इसलिए यह विकास कर जाता है राज्य। तो इस तरह से उसने क्या कहा कि परिवार विकास किया ग्राम में और ग्राम विकास किया राज्य में। इस तरह से राज्य वास्तव में विकास का परिणाम है, यह अरस्तु ने कहा था। अर्थात प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है विकल्प डी, विकास का परिणाम है। और अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। ये 10वां प्रश्न पीजीटी 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। और इसमें क्या पूछा गया,
निम्नांकित में से कौन अरस्तु के विचारों की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं। और 4 विकल्प हैं। ए, राज्य व्यक्ति से पहले है। विकल्प बी, निगमनात्मक पद्धति। सी, राज्य साध्य एवं व्यक्ति साधन है। और विकल्प डी, निजी संपत्ति के अधिकार को मानता है। तो वास्तव में अरस्तु ने क्या कहा? राज्य व्यक्ति से पहले है, यह वह कहता है। और वह क्या कहता है? राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। और डी, वह निजी संपत्ति के अधिकार को मान्यता देता है। लेकिन निगमनात्मक पद्धति अरस्तु के विचारों की विशेषता नहीं है, यह प्लेटो के विचारों की विशेषता है। वास्तव में क्या है? प्लेटो और अरस्तु दोनों की अध्ययन पद्धतियां अलग अलग हैं। प्लेटो की अध्ययन पद्धति कौन सी है? निगमनात्मक। और अरस्तु की अध्ययन पद्धति कौन सी है? आगमनात्मक। तो आपसे पूछा गया है अरस्तु के विचारों की विशेषता कौन सी नहीं है? यह निगमनात्मक पद्धति। यह वास्तव में प्लेटो के विचारों की विशेषता है और अरस्तु की क्या है? आगमनात्मक। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है विकल्प बी, निगमनात्मक पद्धति। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, आज का 11वां प्रश्न। इस 11वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? अरस्तु ने राज्य की जनसंख्या कितनी निर्धारित की? अरस्तु ने राज्य की जनसंख्या कितनी निर्धारित की? और विकल्प क्या है? ए, 1 लाख, बी 10,000, सी 5,040 और डी इनमें से कोई। तो वास्तव में 10,000 जनसंख्या रूसो ने निर्धारित की। रूसो कहता था राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। और 5,040 प्लेटो ने। अरस्तु ने कितनी निर्धारित की थी? अरस्तु कहता था राज्य की जनसंख्या, क्या कहता था? राज्य की जनसंख्या ना तो बहुत अधिक हो, ना ही बहुत कम हो। उसने कोई फिक्स जनसंख्या नहीं बताई कितनी होनी चाहिए। वह कहता है राज्य की जनसंख्या ना तो बहुत अधिक हो और ना ही बहुत कम हो। अर्थात इसमें से सही विकल्प क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है विकल्प डी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्लेटो और अरस्तु के अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन समानता है? कौन सी समानता इन दोनों के अध्ययन में है? नंबर 1, दोनों के अध्ययन का मुख्य लक्ष्य मनुष्य का श्रेष्ठ जीवन है। और नंबर 2 क्या है? दोनों ने नगर राज्यों के जीवन को श्रेष्ठ माना। और अब 4 विकल्प दिए हैं, इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प ए क्या है? केवल फर्स्ट, अर्थात केवल फर्स्ट समानता है या दोनों में यही एक समानता है। विकल्प बी, केवल सेकंड। विकल्प सी, फर्स्ट एवं सेकंड दोनों। और विकल्प डी, दोनों में से कोई। तो हम फिर से देख लें इन दोनों कथनों को, कौन सी समानताएं दी गई हैं दोनों के अध्ययन में। पहली, दोनों के अध्ययन का मुख्य लक्ष्य मनुष्य का श्रेष्ठ जीवन है, यह सच है। अरस्तु और प्लेटो दोनों का अध्ययन का जो लक्ष्य था मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाना था। और यह जो कथन 2 में दिया है, यह क्या है? दोनों ने नगर राज्यों के जीवन को श्रेष्ठ माना, ये भी सच है। दोनों साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं और नगर राज्यों के जीवन को वो श्रेष्ठ मानते हैं। अर्थात सही विकल्प क्या होगा? सी, 1 और 2 दोनों समानताएं हैं प्लेटो और अरस्तु के अध्ययन की। अर्थात प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। 13वें प्रश्न में देख लें क्या पूछा गया है। प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में प्रमुख अंतर। प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? और विकल्प ए क्या है? प्लेटो राज्य को व्यक्ति का वृहद रूप मानता है, जबकि अरस्तु राज्य को परिवार का वृहद रूप मानता है। यह अंतर है दोनों में।
प्लेटो ने राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप माना, जबकि अरस्तु ने क्या माना, राज्य को परिवार का बृहद रूप माना। तो इसका अर्थ यह है कि यह अंतर दोनों के चिंतन में है। और विकल्प बी क्या है, प्लेटो राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का एक अंग मानता है, जबकि अरस्तु राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग मानता है। यह भी अंतर है दोनों के चिंतन। वास्तव में राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पहली बार अरस्तु ने ही अलग किया, इसीलिए अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है। और अरस्तु के पहले प्लेटो या और भी जो विचारक थे, सब राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का अंग मानते थे। तो इसमें और विकल्प सी क्या है, उपर्युक्त दोनों, और विकल्प डी क्या है, दोनों में से कोई नहीं। तो हमने क्या देखा, प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में प्रमुख अंतर उपर्युक्त दोनों हैं, ए भी है और बी भी है। इसका अर्थ यह है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। अंतर ये भी है और अंतर बी भी है, अर्थ लेकिन विकल्प सी में क्या दिया गया, उपर्युक्त दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और विकल्प दिए हैं 4। विकल्प ए में क्या कथन दिया गया है, अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के भाग भाग 1 में राज्य को परिवारों और ग्रामों का संघ माना। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के भाग 1 में राज्य को परिवारों और ग्रामों का संघ माना है, यह सत्य है, ये कथन सत्य। विकल्प बी, अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के भाग 3 में राज्य को स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय माना, स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय माना, यह भी सत्य है। वास्तव में क्या था, वह अपना ग्रंथ जो पॉलिटिक्स लिखता है उसके भाग 1 में उसने क्या कहा, राज्य वास्तव में परिवारों और ग्रामों का एक संघ है, लेकिन आगे चलकर वह अपने इसी ग्रंथ के भाग 3 में उसे स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय कहता है। तो इस तरह से यह दोनों कथन सत्य हैं। और विकल्प सी में क्या दिया गया है, यह है उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों सत्य हैं। और अब इसके बाद देखते हैं हम आज का और अरस्तु के भाग 5वें और पूरी अरस्तु की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, अर्थात आज का 15वां प्रश्न। तो इस 15वें प्रश्न में हम देख लें क्या पूछा गया है, अरस्तु पर प्लेटो के किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। प्लेटो के किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव अरस्तु पर दिखाई देता है। और 4 विकल्प हैं, विकल्प ए रिपब्लिक, विकल्प बी स्टेट्समैन, विकल्प सी द लॉज, और विकल्प डी उपर्युक्त में से किसी। तो वास्तव में अरस्तु प्लेटो के साथ कुल 20 वर्ष रहा। कब से कब तक, 367 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक रहा, कुल 20 वर्ष। कुल 20 वर्ष उसके साथ रहा, 367 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हो गई, और प्लेटो ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही इस ग्रंथ द लॉज की रचना की थी। तो उस समय अरस्तु उसके साथ रह रहा था। तो अरस्तु पर प्लेटो के इसी ग्रंथ द लॉज का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, और द लॉज से प्रभावित होने के कारण ही अरस्तु ने जो अपना यथार्थवादी राज्य का उल्लेख किया है वो विधि आधारित राज्य है, और वास्तव में प्लेटो ने भी अपने विधि आधारित राज्य का वर्णन इसी ग्रंथ में किया है। तो इससे प्रभावित अरस्तु ने भी अपने आदर्श राज्य का वर्णन काफी कुछ उसी तरह से किया है। तो जो आपको पूछा गया है प्रश्न कि अरस्तु पर प्लेटो के किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है, इसका सही आंसर है विकल्प सी द लॉ। अब इसके बाद में आज के ये 15 प्रश्न पूरे हुए, और इसके साथ अरस्तु पर हमने कुल जो 5 भागों में 75 प्रश्न कराए ये पूरे हुए। अगले वीडियो में हम एक नए चिंतक पर 15 प्रश्नों को लेकर फिर आपसे मिलेंगे। लेकिन अगर आपको हमारे ये वीडियो, हमारी ये श्रृंखला अच्छी लग रही है
तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करें। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे ऑल को प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर आप हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके उस जानकारी को प्राप्त करें। तो अगले वीडियो में 15 प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।